Exponential growth and decay is the topic that is added in your new CI syllabus. ठीक है, जो अभी changes आए हैं for June 2025 students and also the students who will appear after June 2025 session, उन सबके लिए ये वाला topic add हुआ है। और ये वाला जो topic है it's part of everyday mathematics, जो आप लोग का numbers and everyday mathematics का topic है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके का टॉपिक ऐड हुआ है। और एक और टॉपिक ऐड हुआ है विच इज सर्ड्स, ठीक है, जो कि इस टॉपिक के अंडर ऐड हुआ है। ये दोनों टॉपिक्स एवरीडे मैथमेटिक्स के अंडर ऐड हुए हैं। और भी तीसरा टॉपिक है कॉम्पोजिट फंक्शंस, जो फंक्शंस यानी कि अलजेब्रा में एडेड है। देन वी हैव रिकरिंग डेसिमल्स जो कि ऐड हुए हैं, दैट इज अगेन एवरीडे मैथमेटिक्स का पार्ट, ठीक है। सो दीज आर फ्यू स्मॉल टॉपिक्स विच आर एडेड एंड as scary as the name sounds, exponential growth and decay, trust me, it's not. You simply need to know two easy formulas. अगर आपको वो दो formulas अच्छे से आते हैं, you can easily grasp the concept. बस formula में values डालनी है, लेकिन सवाल पढ़ पढ़ के, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें word problem based questions आते हैं और कुछ सवालात इसमें सीक्वेंस से रिलेटेड भी हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला सीक्वेंस से रिलेटेड बताऊंगी, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, डायरेक्टली जो वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूलाज अभी मैं आपको बताने लगी हूँ और इसका मतलब पहले तो हम समझते हैं। अच्छा, विदाउट कैलकुलेटर यू गाइज वुड नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन, सो मेक श्योर कि आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल हों। एक्सपोनेंशियल एज द नेम सजेस्ट, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स या पावर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर्स लाजमी चाहिए होंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या चीज होती है? किसी भी चीज का ओवर टाइम बढ़ना, ठीक है, किसी भी चीज का ओवर टाइम बढ़ना, ग्रोथ, इंक्रीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फॉर इंस्टेंस पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द इयर्स होती है, ठीक है, या फिर आपने अगर कोई कुछ पैसे बैंक में रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो उन पैसों का ओवर द इयर्स बढ़ना, राइट, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल डिके, डिके इसका ऑपोजिट होता है। डिके मीन्स डिक्लाइन, डिक्रीज, राइट। तो अगर मैं आपको बिल्कुल आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, किसी भी चीज का ओवर द टाइम डिके होना, डिके कैसे, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कॉफी लवर्स, टी लवर्स होंगे, राइट। तो आप जब गरम गरम कॉफी सर्व करते हो, बहुत हॉट, इट्स वेरी हॉट, राइट, बट जितनी ज्यादा वो गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी होना शुरू हो जाती है कॉफी, राइट। बट जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आएगी, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो कूलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो इसी तरह से डिके का जो प्रोसेस है, स्टार्ट पे बहुत तेज होता है, बट ओवर द टाइम द प्रोसेस स्लोज डाउन। Okay, so that is exponential decay. But this was just the meaning of the terms. Let's directly jump into the formula जो कि है सीक्वेंस से रिलेटेड। पहले मैं आपको सीक्वेंस से रिलेटेड फॉर्मूला बताती हूँ। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। चाहे सवाल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हो, चाहे सवाल एक्सपोनेंशियल डिके का हो, फॉर्मूला स्टेज द सेम, नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म। अच्छा, आपको पता है ना सीआईस के अंदर आपके पास दो टॉपिक्स मतलब एक हैं जिसमें आप कह सकते हो कि एक तो नंबर सीक्वेंसेस है, सिंपल जो नंबर पैटर्न्स है, नंबर सीक्वेंसेस है, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। उसमें अलग तरीके के आप सीक्वेंसेस डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, टेक्निक्स उसकी अलग है। नंबर सीक्वेंसेस एंड नंबर पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग। बट नंबर सीक्वेंसेस जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके में आ जाए ना, तभी सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा। This formula is only applicable when number sequences comes along with exponential growth and decay, which is mentioned in the question. For example, आप देखो यहाँ पर आपको सवाल में बता दिया कि value of the term grows or decays exponentially. You have to find out the next two terms in the sequence. You have been given three terms over here in part A, and in part B also you are given three terms. Now you have to find out the next two terms. Now if you observe part A में 4,000, 7,000, 12,250, this is exponential increase का question या exponential growth. And part B अगर आप देखें तो 2, 1.2 and then 0.72, ये decay का question है, right? सो इट डजेंट मैटर कि इंक्रीज है, डिके है, इट डजेंट मैटर जब सीक्वेंसेस का सवाल हो।
जब सीक्वेंसेस के सवाल होते हैं तो उसमें फॉर्मूला स्टेज द सेम, नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म, चाहे ग्रोथ हो चाहे डिके हो, फॉर्मूला स्टेज द सेम व्हेन इट कम्स टू सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? जब एग्जामिनर ने सवाल में ये चीज मेंशन की हुई हो, वरना नंबर पैटर्न के ऊपर चले जाओगे, वो टेक्निक अलग है। ठीक है, वो उस चैप्टर की आपको देखनी पड़ेगी वीडियो, तो आपको समझ आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको पार्ट ए अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लगेगा नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी 4000। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपने नहीं चेंज करना। अब आपने क्या किया कि आपने नेक्स्ट टर्म अगर आप ले रहे हो 12,250 तो उसकी प्रीवियस टर्म बनेगी 7,000, और अगर आप 7,000 ले रहे हो नेक्स्ट टर्म तो प्रीवियस टर्म बनेगी 4,000। इट्स अप टू यू, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग 7,000 अपॉन 4,000, एंड व्हेन आई विल टेक द रेशो आई विल गेट 1.75। ना फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज यहाँ पर लिख दी 4,000, कॉमा 4,000 multiplied by 1.75 to the power 1, 4,000 multiplied by 1.75 to the power 2, comma 4,000 multiplied by 1.75 क्यूब। फिर आप लिखेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 टू द पावर 4। यानी कि आपने नोट किया कि पहले हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी की, कॉमा लगाया, हर कॉमा के बाद आपकी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, हर कॉमा के बाद आपकी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है। सही है। तो और आप ये देखें एक्सपोनेंट बढ़ता जा रहा है, 1.75 इज द रेशो जिस पे एक्सपोनेंट बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, ये एक्सपोनेंट हमेशा बढ़ेगा, चाहे नंबर सीक्वेंस ग्रोथ की हो चाहे नंबर सीक्वेंस डिके की हो, एक्सपोनेंट हमेशा बढ़ता जाएगा। रेशो सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, सिर्फ एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है। अब बेटे इसको कर लिया, इसको करने के बाद आपने इसका आंसर निकाल लेना है। आंसर निकालो तो ये हो गया 4,000 कॉमा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 इज 7,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 स्क्वायर्ड इज 12,250, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 क्यूब इज 21437.5, and then 4,000 multiplied by 1.75 to the power 4 is 37,515.625। ओके, सो ये आपके पास आ गई पांच टर्म्स। पांच टर्म्स क्यों मैंने यहाँ पे पावर 4 पर इसलिए रोका क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको दी हुई थी, आपसे सिर्फ नेक्स्ट टू टर्म्स और मांगी है, तो यहाँ पर आपके पास ये दो नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपकी सेम रहेगी। ठीक है, इट विल बी सेम, लेकिन बाकी आगे की जो दो टर्म्स हैं वो डिफरेंट आ गई आपके पास। आपने पावर 4 तक इसलिए रोका क्योंकि आपको आगे और कोई टर्म चाहिए नहीं। अगर आपसे बोलता ना कि आप नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करो, तो यहाँ पर आप इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू कर देते, 4,000 इंटू 1.75 टू द पावर 5। सही है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैं इसमें नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म ले रही हूँ 1.2/2। 1.2/2 is 0.6। So first I'm going to write down 2 as it is, comma 1.2 multiply by 0.6 to the power 1। 1.2, सॉरी मुझे 2 लिखनी थी ना, फर्स्ट टर्म मैं यहाँ लिखूंगी। So it will be 2 multiply by 0.6 to the power 1, 2 multiply by 0.6 to the power 2, then 2 multiply by 0.6 cube, then 2 multiply by 0.6 to the power 4. I'll stop at power 4 because this is the first term, second term, third term, fourth term, and fifth term. Now, let's find out the answers for third and fourth term. Not the third and fourth, sorry, fourth and fifth term. 2 into 0.6 cube. This is 0.432, comma, and the 2 into 0.6 to the power 4 is 0.2592। बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी, 2
1.2, 0.72, तो ये दोनों चीजें आपकी आंसर हो गई, लास्ट टू टर्म्स। सही है, ये इतना इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स वेरी इजी। नाउ इफ वी डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू सीक्वेंसेस फ्रॉम माय हैंड आउट, सो यू गेट अ बेटर आइडिया। दिस इज माय हैंड आउट, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड, इसमें देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस द वैल्यू ऑफ द टर्म्स डिके एक्सपोनेंशियली, write down the next two terms of each sequence. Again, next term over previous term हम करेंगे। 1.75 divided by 7 is 0.25, राइट। सो पहली टर्म मैंने एज इट इज लिखी 7, फिर मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 0.25 टू द पावर 1, 7.25 multiply by power 0.25 multiply by power raised to the power 2, 7 into 0.25 to the power 3, and 7 multiply by 0.25 to the power 4. So final answer मेरे पास क्या आ जाएगा? 7, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, 7 कॉमा 1.75, 0.4375, then 7 into 0.25 cube is 0.109375, comma 0.25 to the power 4. Just give me a minute. This is 0.0273, ठीक है, 4. सो अब आपके पास ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी और दिस टर्म वुड कम ओवर हियर इन द लास्ट, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ यू विल डू दिस, बट दिस वन इज डिफरेंट, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा, आप देखें, क्योंकि इसमें रिकरिंग डेसिमल इन्वॉल्व किया है मैंने। 333 डिवाइडेड बाय 999, 333 डिवाइडेड बाय 999 is 0.333333. दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल, सो रिकरिंग के लिए आप यहाँ पर एक डॉट लगा लो, या फिर आप एक बार भी लगा सकते हो, ठीक है। दिस शोज कि एक रिकरिंग डेसिमल है। अब अगर आपको अगर निकालना है आगे का, तो आप कैसे निकालेंगे नेक्स्ट टर्म्स? आपने फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी कर दी, सेकेंड टर्म के लिए आप करोगे 999 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डॉट टू द पावर 1, then 999 multiply by 0.3 dot to the power 2, 999 multiply by 0.3 dot to the power 3, 999 multiply by 0.3 dot to the power 4. Now, first term would come as it is. Second term is 333. If you will use the answer key, आपने 0.3 नहीं टाइप करना, कैलकुलेटर पे 0.3 नहीं ही टाइप करना। अगर आप सिर्फ 999 को मल्टीप्लाई बाय 0.3 करोगे ना बेटा, तो आपके पास आंसर आएगा 299.7। ये गलत हो जाएगा, मुझे ये लाजमी क्वेश्चन करवाना था, ये गलत हो जाएगा। और फिर जब ये चीज आपके सेकंड टर्म के साथ मैच ही नहीं कर रही है, तो आप डोंट एक्सपेक्ट एग्जामिनर आपको यहाँ पे सही देगा मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फिर जाहिर है इसमें भी आप 0.3 यूज करोगे, इस लास्ट में भी 0.3 यूज करोगे, तो आपका आंसर में ना डेसिमल वेरिएशंस आ जाएंगी, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। सो फॉर गेटिंग एक्यूरेट 100% एक्यूरेट आंसर, प्लीज व्हेन यू टेक आउट द रेशो, डायरेक्टली जस्ट व्हाट यू विल डू ऑन द कैलकुलेटर, बेटे 333 अपॉन 999 टाइप करो, और फिर इसके बाद जो आंसर आएगा आपने सिंपली उसका स्क्वायर करना है। यू हैव टू यूज द आंसर की इन योर कैलकुलेटर, जो बटन है आंसर का, ठीक है, उस हिसाब से यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर। Okay, so 333 divided by 999 is equals to 1 upon 3. Now I'll do 999 into 0.3 squared, which is giving me, and then 999 multiply by answer raised to the power cube. This is 37, exact 37 आ रहा है। डिके का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो सीक्वेंस डिके कर रही है ओवर द टाइम। एंड 999
multiply by 0. Sorry, not 0.3, answer raised to the power 4. This is giving me 12.333333. नाउ अगेन मेरे पास 33333 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 12.3 लगा के और इस सीक्वेंस में भी फाइनल आंसर में डॉट लगा दूंगी, विच शोज इट्स अ रिकरिंग डेसिमल. सो दैट्स हाउ यू विल राइट डाउन 37, 12.3 डॉट. ऑलराइट. नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. अब वर्ड प्रॉब्लम के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. ये तो हमारे थे सीक्वेंस की क्वेश्चंस. अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आप देखो. ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड फॉर्मूला है. अच्छा, इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t, where y is the final value, a is the initial value, r is the growth rate and t is the time in years. ओके, रेट आपके पास परसेंटेज के अंदर होता है. तो यहाँ पर अब आपको सवाल के में दिया हुआ है. देखो, सवाल इस तरह के नहीं आते, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. आपको ये सवाल करवाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब भी बेटे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा ना वर्ड प्रॉब्लम में, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपने फॉर्मूले में आप प्लस का साइन लगाना है. ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि जब ग्रोथ का सवाल आएगा तो आपने प्लस यूज करना है, और अगर डिके का सवाल आएगा, डिक्लाइन, तो यहाँ पर आपने प्लस नहीं यूज करना है, यहाँ आपने माइनस यूज करना है बीच में. ठीक है, तो ये डिफरेंस बताना है. अब आप देखें कि यहाँ पे ग्रोथ रेट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आपने बस सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाली, यहाँ पे आपने प्लस यूज किया हुआ है. और अगर डिके का सवाल है तो फॉर्मूले में वैल्यूज डाली है मैंने, और यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया हुआ है. सो आज जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम में पहले मैं ये वाला नहीं करवाऊंगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है. सो पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू सिंपली हैव टू प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. So example 5, the number of tourists who visited a particular attraction in 2018 was 22,000. Each year, the number declines by 12%. Find the number of tourists इन 2030. ठीक है, यहाँ पे इन ऐड कर देना. इन 2030 आपको टूरिस्ट निकालना है. अब यहाँ पे एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिक्लाइन. सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a 1 minus r upon 100 raised to the power t. Now y is the final value. फाइनल वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछा है. देखो 2030 में कितने टूरिस्ट थे हमें नहीं पता, तो इस सवाल में अगर मैं डेटा फॉर्म करूं तो मतलब कि y क्वेश्चन मार्क है. और इसमें हमें इनिशियल बता दिया कि नंबर ऑफ टूरिस्ट जो 2018 में थे वो थे 22,000. सो ए इनिशियल वैल्यू इज 22,000. रेट हमारे पास है 12%. और टाइम क्या होगा, आप टाइम देखें कि 2030 दिया हुआ है और 2018, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो टाइम इन ईयर्स होगा. सो 2030 माइनस 2018 इज 12 ईयर्स, राइट. सो नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. y एज इट इज कॉपी हो जाएगा. a की जगह 22,000 आ गया. 1 माइनस 12 अपॉन 100 raised to the power 12. So this will give us 22,000 multiplied by 1 minus 12 upon 100 raised to the power 12. This is 4744.765. अब देखो, क्योंकि नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात है, यानी ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, तो बेटे इसमें आप बहुत सारे बच्चे इसको ना राउंड ऑफ करके 4745 बना देते हैं, विच इज रॉन्ग. ठीक है, 4745 नहीं बनाना आपने. आपने क्या करना है, इसको आपने 4744 ही रहने देना है, राइट. आपको होल नंबर में आंसर देना होगा ना, बिकॉज इट्स नंबर ऑफ टूरिस्ट्स. सो यू कैन नॉट मेक इट 5. अच्छा, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 में है यासिर बॉट अ कार फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी. अब ये इसकी जो इनिशियल अमाउंट है, उसने कितने की गाड़ी खरीदी है हमें नहीं बताया, बस बोल दिया उसने गाड़ी खरीदी है. और टी ईयर्स, आफ्टर टी ईयर्स इट्स वैल्यू डॉलर पी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.86 टू द पावर टी. नाउ दिस इज एन इक्वेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. हाउ मच डिड यासिर स्पेंड ऑन द कार. अब देखो, ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना, कि एग्जामिनर आपसे बोले कि आप इनिशियल बताओ कि इनिशियली उसने कितना खर्चा किया गाड़ी के ऊपर,
तो जब आप इनिशियल, वो वर्ड या तो यूज करेगा, सिंपली वो वर्ड यूज करेगा इनिशियल का। कोई भी जब वर्ड आप इनिशियल का देखें सवाल में, तो आपने अज्यूम कर लेना है टाइम को जीरो हमेशा, ठीक है। लेकिन अब इस सवाल में इनिशियल का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, बट हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि जब वो गाड़ी खरीदेगा तो जाहिर है कि उसके पास ब्रांड न्यू जब गाड़ी होगी, तो उस वक्त तो कुछ भी टाइम नहीं पास हुआ हुआ होगा ना उस गाड़ी के यूजेज का। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई भी टाइम नहीं पास हुआ हुआ, तो इसलिए हम टाइम जीरो लेंगे। अब क्योंकि उसने इनिशियली जब गाड़ी ली, तो उस वक्त पी की वैल्यू क्या थी ये सवाल पूछ रहा है, तो टी हमें जीरो लेना होगा इसमें, ठीक है। और टी जो जीरो लेंगे वो हम किस में पुट करेंगे, इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। क्यों फॉर्मूला नहीं लगाना? क्योंकि इस सवाल में एग्जामिनर हमसे ये नहीं कह रहा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके है, ऐसा कुछ इसने नहीं बोला। लेकिन ये सवाल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके का है, ठीक है। तो हमें ये उसने इक्वेशन दे दी बनी बनाई, वी हैव टू यूज दिस, वी हैव टू पुट टी इक्वल्स टू जीरो, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन पार्ट ए। So let's do part A. P equals to 25,000 multiply by 0.86 to the power 0, which will give me $25,000। यानी जो ये इनिशियल वैल्यू जिसने जो इसने गाड़ी खरीदी थी वो $25,000 की खरीद ली। पार्ट बी, परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन है, ठीक है, मिसप्रिंट था तो परसेंटेज इंक्रीज। अब जो बच्चे मुझसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि परसेंटेज के साथ जब कोई वर्ड लिखा होता है तो हमेशा हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज चेंज। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज न्यू एंड व्हाट इज ओल्ड? ओल्ड इज द ओल्ड कॉस्ट एंड न्यू इज द न्यू कॉस्ट। सो व्हाट इज न्यू कॉस्ट? वी डोंट हैव द न्यू कॉस्ट बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस के कुछ साल बाद गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई। हाँ, लेकिन हमें ओल्ड कॉस्ट तो पता है ना। ओल्ड कॉस्ट क्या थी? ओल्ड कॉस्ट उसकी थी 25,000, जब उसने खरीदी गाड़ी तो वो उसकी ओल्ड कॉस्ट हो गई। अब जो न्यू कॉस्ट है वो ये होगी ना कि देखो यहाँ पे ईच ईयर दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कार्ड ईच ईयर। नो, ईच ईयर मीन्स दैट 1 ईयर बेसिकली, यानी कि टाइम हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो न्यू कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी, और न्यू कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए न्यू कॉस्ट, ये पी जो है कॉस्ट ही तो है, उसने हमें डॉलर में दिया है ना, पी जो दिया है वो देखो डॉलर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब पी इज द कॉस्ट। सो पी इक्वल्स टू 25,000 multiply by 0.86 to the power 1. So the value of P is 21,500. This is the new cost, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में डालते हैं, सो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। दिस विल गिव मी 14%। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, ये -14% आ रहा है। सो ये डिक्रीज का ही क्वेश्चन होगा, नॉट इंक्रीज का क्वेश्चन। ये डिक्रीज का क्वेश्चन है, सही है। इट इज राइट, बिकॉज परसेंटेज डिक्रीज हमेशा नेगेटिव में आता है, लेकिन हम इसको लिखते पॉजिटिव में। सो हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू 14%। दैट इज आवर आंसर। परसेंटेज डिक्रीज आता नेगेटिव में है, लेकिन हम इसको लिखते पॉजिटिव में। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। आई होप यू हैव कॉपीड दिस एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, और इससे पहले वाली एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई है। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी इन अ सर्टेन कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% every year. There are currently 120,000 children living in poverty this year. Find the expected number of children that will be living in poverty in 3 years time. ओके, तो यहां पर अब हमको 3 years टाइम में निकालना है। टाइम हमें दिया हुआ है 3, रेट 5%, करंटली यानी कि इनिशियल ए हमारे पास 120,000 है ए, और आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं 3 साल के बाद, ठीक है। इसका मतलब है वाई क्वेश्चन मार्क है, वाई इज द क्वेश्चन मार्क। सो पार्ट ए,
y इज इक्वल्स टू, ये सवाल जो है ये इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ठीक है, इसका मतलब है ग्रोथ का क्वेश्चन है, तो 1 प्लस हो जाएगा a 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t। नाउ y इज इक्वल्स टू, a हमारे पास है 120,000, 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है, 5% था, और टाइम है 3। सो y इज इक्वल्स टू 120,000, 1 प्लस 0.05 raised to the power 3, and that is 138,915। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। इसके बाद पार्ट बी, एक्सप्रेस योर आंसर टू पार्ट ए एज अ परसेंटेज ऑफ 120,000। देखो एज अ वाली, ये परसेंटेज से लिंक्ड है क्वेश्चन, राइट? तो इसमें एज अ वाली ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, जब परसेंटेज की क्लास हुई थी तो एक्सप्रेस और एज अ वाली ट्रिक ये बताई थी कि एज अ से पहले जो चीज होती है वो न्यूमरेटर, और एज अ के बाद वाली चीज बनती है डिनोमिनेटर, और क्योंकि परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि एज से पहले पार्ट ए का आंसर आया था हमारे पास 138,915 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में एज के बाद लिखा है 120,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमें परसेंटेज फॉर्म में आंसर दे देगा। लेट्स ओपन द बटन ऑफ फ्रैक्शन ऑन कैलकुलेटर, 138,915 अपॉन 120,000 multiply by 100, and that is 115.7625%। लेकिन सीआईज में परसेंटेज हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देनी होती है, सही है? सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। पार्ट सी, व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज? देखो परसेंटेज के साथ वर्ड है, परसेंटेज चैप्टर में जैसे ऊपर परसेंटेज हमने क्या निकाली थी, परसेंटेज डिक्रीज, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यही किया था, राइट? और आंसर परसेंटेज फॉर्म में आया था। जब भी परसेंटेज के साथ कोई वर्ड लिखा हुआ हो बेटा तो आपने न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला, परसेंटेज के साथ यहाँ चेंज लिखा है, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। New is the new cost, old is the old cost. Now, what is the new cost? All right, what is the overall expected percentage change during this period of 3 years? अब आप देखें कि पार्ट ए में जो हमारे पास आंसर आया था वो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये रहा हमारे पास 3 साल के बाद, यानी कि न्यू हमारे पास क्या हो गया, 138,915। जाहिर है कॉस्ट नहीं है इसमें, हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, न्यू हमारे पास ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 साल के बाद है 138,915, एंड ओल्ड यानी कि पहले हमारे पास थे 120,000 चिल्ड्रन, तो जाहिर है ग्रोथ का सवाल है, तो ओल्ड हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है, और 3 साल के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बढ़ गई है, सही है ना? तो ये हो गया 120,000 अपॉन 120,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आंसर निकाल लेते हैं, 138,915 माइनस 120,000 अपॉन 120,000 multiply by 100, that's giving me 15.7625, और परसेंटेज हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देते हैं, सो 15.8% इसका आंसर हो जाएगा टू 3s.f. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सो परसेंटेज के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉम्बो क्वेश्चन अभी हमने किया, एग्जाम्पल 7 डन। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ बर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली। अब डिक्लाइन का सवाल है एट अ रेट ऑफ 12%। इफ द करंट पॉपुलेशन, ये ए की वैल्यू दी हुई है 16,000, ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इन 3 years टाइम, y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, y की वैल्यू पूछी है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू a, अब इसमें प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, डिक्लाइन का सवाल है तो माइनस आएगा, माइनस 1 - r/100 रेज टू द पावर t। y हमसे पूछा है, a इज 16,000, 1 - 12/100 रेज टू द पावर t,
T is 3. So y is equals to 16,000 multiplied by 1 minus 0.12, that's 12 upon 100, raised to the power 3. This is 10,903.552। लेकिन क्योंकि बेटे हमसे ये पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन पूछी है, यानी कि नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स बेसिकली हमसे पूछा है ना, सो वी कैन नॉट गिव द वैल्यू इन डेसिमल। सही है। और प्लीज ये मत कहना कि इसको लिखोगे 10904। नो, यू कैन नॉट राउंड दिस ऑफ टू 10904। ओके, ये आधा 0.5 का मतलब है आधा परसेंट, आधा परसेंट पूरा तो नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो इट्स गोना बी 10903 ओनली। अपनी मर्जी से हम आधे को पूरा नहीं बना सकते। ओके, तो 10903 पार्ट बी। अच्छा, अब पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या सीन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। बेटे टाइम पहला सवाल आ रहा है जिसमें एग्जामिनर हमसे टाइम मांग रहा है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ इज द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू हैव फर्स्ट फॉलन बिलो 8,000। अच्छा, अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितने साल बाद ऐसा होगा कि 8,000 से पहली दफा पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये अब यही बात है कि फॉर्मूला तो हमारा सेम है पार्ट बी में। y इज इक्वल्स टू ए 1 - r/100। सेकेंड, रेज टू द पावर टी। फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हम क्या चीज क्या लेंगे। देखो, टाइम हमसे पूछा है, रेट तो हमारा 12% ही रहेगा। अब सवाल ये आता है कि ए क्या होगा। ए हमारा होगा 16,000। ठीक है, वो इनिशियल पॉपुलेशन थी। लेकिन कितने सालों के बाद हमारी पॉपुलेशन 8,000 से कम हो जाएगी? अगर हम इसको कंपेयर करें बेटे, आप ऊपर वाला पार्ट देखो, 3 साल में पॉपुलेशन हो गई है 10,903। पहले 16,000 थी और 16,000 से गिरने के बाद 3 सालों में वो 10,903 हो गई है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें खुद से चेक करें, 16,000 हमने लिखा, 1 - 12 अपॉन 100 लिखा, और कैलकुलेटर पर हम यूज करेंगे इस मेथड को। हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। अब जो मैं बताने लगी हूँ ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड है जो हम टाइम फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आपको डिफरेंट टाइम्स अपनी मर्जी से कैलकुलेटर पे प्लग इन करते जाना है और आंसर्स निकालते जाना है। द मोमेंट यू गेट अ वैल्यू विच इज लेस देन 8,000, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो इसमें अब मैं मुझे पता है कि 3 साल तो गुजरने के बाद 10,903 हो गई है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ 6। अगर मैंने 6 ट्राई किया, 16,000 1 - 12 अपॉन 100 रेज टू द पावर 6, तो ये मेरे पास आ रहा है 7,430। ओके, ये मेरे पास आ रहा है 7,430.46 समथिंग, क्योंकि पॉपुलेशन है, सो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इज नन ऑफ माई कंसर्न। मैं सिर्फ 7,430 पे। ओके, यहाँ पे देखो 8,000 से कम आ गई। मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ 5 पे क्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 लगाती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। उसी में रिप्ले का बटन, कैलकुलेटर में ही रिप्ले का बटन है ना, लेफ्ट एरो की के साथ, बस सिर्फ पावर चेंज कर लो। डोंट टाइप इन एवरीथिंग अगेन। आई एम गेटिंग 8,443.71। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें कि जब मेरे पास 5 साल गुजरे थे तो मेरी पॉपुलेशन 8,000 से ज्यादा थी। लेकिन जब 6 साल गुजरे तो पॉपुलेशन जो है वो 8,000 से पहली दफा कम हुई है, पहली दफा, फर्स्ट फॉलन। सो आई एम गोइंग टू चूज दिस टाइम बिकॉज आई एम सपोज टू फाइंड आउट द टाइम। सो 6 साल के बाद मेरी इनिशियल जो फाइनल पॉपुलेशन है वो 7,430 हो जाएगी। तो इसलिए आई एम गोइंग टू चूज द टाइम 6, and my statement will be after T years, after 6 years, the population will be
7430.46, 7430 बस लिख दें आप। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट लिखना जो है वो जरूरी नहीं है, आप सिर्फ आंसर में टाइम इक्वल्स टू 6 लिख दोगे, 6 years, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको यहाँ मार्क मिल जाएगा। इस वर्किंग के बाद आपने टाइम 6 लिख दिया। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने टाइम निकालना है हमेशा। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू फर्दर एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे अभी ये वाला जो ऊपर एक सवाल रहता है ना, वो वाला सवाल इंपॉर्टेंट करवाना है, प्लस आई हैव टू डू सम माई हैंड आउट क्वेश्चंस विद यू गाइस। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है पास्ट पेपर, जो आईजीसीएसई से मैंने उठाई है, क्योंकि आईजीसीएसई में ये इंक्लूडेड था टॉपिक, आप लोगों में अभी ऐड हुआ है ओ लेवल्स में। हैंड आउट में एक ट्रायल एंड एरर मेथड आई गेस मेरे पास होगा, जो कि, हाँ ये वाला, ये इसमें, ये वाला मैं करवाऊंगी अभी इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है उसमें मैं आपको ये वाली चीज भी करवाती हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से ये वाला सवाल।